हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के वीडियो में हम हवाला या मनी लॉन्ड्रिंग की बात करेंगे और इनसे संबंधित विभिन्न चुनौतियां तथा इनकी रोकथाम के उपाय भी देखेंगे। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है? यह एक आर्थिक प्रकृति का भ्रष्टाचार है। मनी लॉन्ड्रिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अवैध आय को वैध बनाकर दिखाया जाता है। यह अवैध रूप से प्राप्त धन के स्रोतों को छिपाने की प्रक्रिया है। पेरिस में स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग को ऐसी प्रक्रिया बताया है जिसके अंतर्गत अपराध से प्राप्त प्राप्तियों को छिपाकर वैध व्यापार लेन देन के माध्यम से मूल्यांतरण द्वारा उनके अवैध स्रोतों को वैध किए जाने का प्रयास किया जाता है। सरल शब्दों में ये एक व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग है जिसमें व्यापारिक लेन देन के माध्यम से धन को अंतरित करने या उसके स्थान बदल देने की प्रक्रिया है। मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का इस्तेमाल सभी प्रकार के गंभीर अपराधों जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद, धोखाधड़ी, वेश्यावृत्ति, अवैध जुए, हथियारों की तस्करी, घूसखोरी और भ्रष्टाचार आदि में होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि हर वर्ष 15 खरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है और यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। अब भारत भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संवेदनशील देश है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट के अनुसार भारत एक क्षेत्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में उभर रहा है। भारत की ही औपचारिक सीमाओं से इस धन का आवागमन होता है। भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी, संकटापन्न वन्य जीवों का अवैध व्यापार, हीरो का अवैध व्यापार, भ्रष्टाचार, आयकर की चोरी आदि मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का काम होता है। अब इसी से संबंधित 2 रिपोर्ट सामने आई थी। पहला था 2013 में जारी FATF की हीरों के व्यापार पर रिपोर्ट। इसमें भारत 5 ऐसे प्रमुख देशों में शामिल था जहां हीरो के व्यापार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की घटनाओं का साक्ष्य मिला है। हीरा व्यापार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग से अवैध धन को भारत से हांगकांग और चीन भेजने के मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में हीरो के मूल्यों के लिए कोई स्थापित मानक नहीं है, इसीलिए यहाँ हीरो की कीमतों को बढ़ा चढ़ाकर लाभ प्राप्त किया जाता है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि हांगकांग, चीन, इजराइल, UAE, अमेरिका और भारत में स्थित खातों से हीरों की तस्करी से प्राप्त धन का अधिकांश हस्तांतरण बेल्जियम किया गया है। भारत के सूरत और मुंबई से भी ऐसे हस्तांतरण के साक्ष्य मिले हैं। अब इसके बाद दूसरी रिपोर्ट आती है 2014 की इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की सीमाओं और दक्षिण पूर्वी एशिया की स्वर्णिम त्रिभुज तथा मध्य एशिया की स्वर्णिम चाप की तरफ से भारत स्थित हीरोइन तस्कर देश में बैंक खातों, हवाला प्रणाली और धन हस्तांतरण कंपनियों की मदद से पुनः प्रवेश करने में सफल होते हैं। भारत में फैला भ्रष्टाचार आपराधिक कार्यवाही का मार्ग प्रशस्त करता है। यहाँ रियल एस्टेट, शैक्षणिक कार्यक्रम, चैरिटीज, चुनाव कैंपेन के जरिए अवैध धन की लॉन्ड्रिंग होती है। भारत में सबसे आम लॉन्ड्रिंग कुछ इन पद्धतियों से होती है: एक से अधिक खातों को खुलवाना, वैधानिक स्रोतों की परिसंपत्तियों को आपराधिक गतिविधियों से जोड़ना, नकद के साथ बैंक चेकों को खरीदना, जटिल वैधानिक संरचनाओं के जरिए फंड का मार्ग प्रशस्त करना। देखिए, भारत मनी लॉन्ड्रिंग का तो शिकार है, लेकिन इससे पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम 2002 के आने से पहले भी बहुत से कानून लाए गए थे इन्हें रोकने के लिए, जैसे फेरा अधिनियम 1974, आयकर अधिनियम 1961, बेनामी हस्तांतरण निषेध अधिनियम 1988, IPC, CRPC और स्वापक औषधि तथा मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 आदि उल्लेखनीय है। चलिए अब आगे जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया के बारे में। इस प्रक्रिया में पहला चरण है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के तहत कुछ माध्यमों से कैश को वित्तीय प्रणाली में डाला जाता है ताकि काले धन को वैध धन बनाने का संदेह ना हो किसी को। अगला चरण आता है लेयरिंग का। इसमें छोटे से भी फाइनेंशियल ट्रांसफर को इतना जटिल बना दिया जाता है कि कैश ट्रांसफर की शुरुआत कहाँ से हुई, उसके स्रोत का, उसके स्वामी का आदि का पता लगाना ही मुश्किल हो जाता है। मतलब एक के बाद एक ट्रांजैक्शन होने के चलते एक लेयर के जैसे ट्रांजैक्शन प्रतीत होते हैं। ये ट्रांजैक्शन फिर सेल कंपनीज के माध्यम से या मोहरा कंपनीज के माध्यम से भी होते हैं। इसमें धन को अपतटीय बैंक खातों में डालकर या निकालकर विशिष्ट स्तर बनाए जाते हैं। सामान्य बैंकिंग कारोबार में विश्व में प्रतिदिन अरबों डॉलर एक से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित किए जाते हैं। इस विशाल धनराशि में अनेक अवैध हस्तांतरण का पता ही नहीं चल पाता। ये हस्तांतरण विभिन्न मुद्राओं, स्थिर परिसंपत्तियों, स्वर्ण, फ्यूचर्स, स्टॉक्स आदि में निवेश के द्वारा जटिल बना दिए जाते हैं ताकि मूल राशि और उसके स्रोत का पता ही ना लग सके। अगला चरण आता है एकीकरण या इंटीग्रेशन का। अब जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उन सभी को अब एकीकृत करके धन को वापस प्राप्त किया जाता है। इसमें अब काला धन सफ़ेद धन बन जाता है और वित्तीय प्रणाली में शामिल हो जाता है। इस सारी प्रक्रिया में बैंक की विधियां, मुद्रा विनिमय और दोहरा चालान बनाना आदि शामिल होते हैं। बहुत से तरीकों से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, जैसे नकदी पर जोर देने वाले व्यवसाय के द्वारा। व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है।
मोहरा कंपनी या सेल कंपनीज के द्वारा भी वास्तविक मालिक को छुपाया जाता है। फिर बैंक पर कब्जा करके भी बैंकों पर जब नियंत्रण हासिल कर लिया जाता है तो बिना जांच के ही विभिन्न धन का आदान प्रदान होता है। फिर कसीनो या घुड़सवार वाले क्षेत्र में काले धन को कैश के रूप में लगाकर चिप खरीदी जाती हैं और कुछ देर खेलने के बाद उन चिप्स के बदले चेक दे दिया जाता है। इससे यह धन जीता हुआ वैध धन प्रतीत होता है। फिर अचल संपत्ति या रियल एस्टेट के माध्यम से भी जमीन बेचने की प्रक्रिया में भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अब देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या क्या है। तो यह समाज में पूर्णतः नकारात्मक प्रभाव डालता है, जैसे सामाजिक असमानता, सामाजिक वंचना आदि का प्रभाव पड़ता है। आर्थिक रूप में समांतर अर्थव्यवस्था भूमिगत अर्थव्यवस्था या अनाधिकृत अर्थव्यवस्था के रूप में से देखा जाता है। इसका देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्र के विकास की योजनाओं पर घातक प्रभाव भी पड़ता है। आर्थिक रूप से यह धन की मांग में परिवर्तन भी करता है। यह वित्तीय संस्थाओं और वित्तीय प्रणालियों की सुदृढ़ता के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं। यह विधि सम्मत लेन देन को दूषित करते हैं। अप्रत्याशित सीमा पार हस्तांतरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह और विनिमय दरों में अस्थिरता भी बढ़ती है। सामाजिक प्रभाव के चलते इसमें सामाजिक असमानता देखी जाती है, जो भ्रष्टाचार को जन्म देती है। ईमानदारों में कुंठा पैदा होती है। तस्करी, रिश्वत जैसे अपराध जन्म लेते हैं और समाज के गरीब कमजोर वर्गों के उत्थान के कार्यक्रम आदि पर भी कुप्रभाव डालता है और इसको रोकने की सरकारी नीतियां भी प्रभावित होती हैं। चलिए आगे जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भारत में क्या क्या प्रयास किए गए हैं। इसमें पहला है मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसे जुलाई 2005 में लागू किया गया। इसके प्रावधानों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी वित्तीय आसूचना इकाई को सौंपी गई। ये इकाई विभिन्न इंटरमीडियरीज से आंकड़े जुटाकर पुलिस और आयकर विभाग जैसी एजेंसीज को सौंप देती हैं। अब यह अधिनियम सभी बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और सिक्योरिटी मार्केट से जुड़े मध्यवर्ती या इंटरमीडियरीज पर लागू होता है, जो सभी सेबी एक्ट 1992 की धारा 12 के अंतर्गत पंजीकृत किए गए हैं। इस अधिनियम ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के कुछ अधिकारियों को धन शोधन के अपराध वाले मामलों में जांच पड़ताल करने और धन शोधन में शामिल संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार दिया है। साथ ही इनके लिए न्याय निर्णयन प्राधिकरण की संकल्पना भी सामने आई है। यह न्याय निर्णयन प्राधिकारी और निदेशक, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूनिट आदि के प्राधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए अपीली प्राधिकरण के गठन की भी संकल्पना करता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग पर नियंत्रण करना, मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल संपत्ति को जब्त करना, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अन्य मुद्दों को हल करना है। आगे अधिनियम में 2009 में संशोधन भी किया गया। फिर केवाईसी मानक की संकल्पना भी सामने आई, जिसमें भारत ने रिजर्व बैंक द्वारा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड के रूप में अपने ग्राहक को जानो या नो योर कस्टमर नॉर्म्स या दिशा निर्देश जारी किए। इन्हें फरवरी 2005 में FATF की सिफारिश के अनुपालन के क्रम में जारी किया गया था। RBI द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संबंधों में केवाईसी मानक का देश में सभी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज द्वारा पालन करना आवश्यक कर दिया गया है। आगे 2012 में भी इस अधिनियम में संशोधन हुआ, जिसमें धन संपत्ति कुर्क करने का प्रस्ताव था। आगे इसकी परिभाषा को और विस्तृत करते हुए अपराध के हुए जरिए आमदनी को रखने या छिपाने जैसी गतिविधियों को इसके दायरे में लाया गया और इस अधिनियम ने रिपोर्टिंग एंटिटी या रिपोर्ट देने वाली संस्था की अवधारणा पेश करते हुए इस तरह की घटनाओं को रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी बैंकों, वित्तीय संस्थानों, इंटरमीडियरीज और विशेष कारोबार कर रहे व्यक्तियों पर ही डाल दी। इन संस्थानों में स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर आदि शामिल होते हैं। इसके अलावा कसीनो के मालिक, रियल एस्टेट एजेंट, महंगी धातुओं के कारोबारी भी इसमें शामिल किए गए। देखिए, भारत 2011 में ही FATF का सदस्य बन गया था, इसलिए संशोधनों के माध्यम से बहुत से चेंजेस भी लाए गए। इनके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ले गई संपत्ति को भारत वापस लाए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अधिनियम में अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति दी गई है। फिर आगे मनी लॉन्ड्रिंग से आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी समस्या को रोकने के लिए भारत में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 सामने आया, जिसमें संशोधन 2013 में किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 भी इसे रोकने के लिए अत्यधिक प्रभावी प्रावधान है। इन सभी नियमों के तहत आतंक को वित्त पोषित करने वाली कंपनियां, ट्रस्ट या सोसाइटीज को भी इन अपराधों में शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार ने एक पृथक सेल फॉर कॉम्बैटिंग ऑफ फंडिंग ऑफ टेररिज्म होम मिनिस्ट्री में गठित किया गया। यहाँ गृह मंत्रालय ने आतंकवाद के वित्त पोषण और जाली मुद्रा के मामले पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2010 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी में एक टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल का भी गठन किया।
भारत सरकार द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक पोषित खतरों के आकलन के लिए एक राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेरर रिस्क असेसमेंट कमेटी का भी गठन किया जा चुका है। अब मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का क्या दृष्टिकोण है उसको देखते हैं। 24 नवंबर 2009 को राजेंद्रन चिंगरावेलु बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि जनहित में और जन सुरक्षा या काले धन के प्रयास को रोकने के लिए उठाए गए किसी भी सद्भावनापूर्ण कदम का निजी स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के रूप में विरोध नहीं किया जा सकता। इसके लिए मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काले धन के लिए SIT का भी गठन किया गया था। अब काले धन को रोकने से संबंधित विभिन्न कौन कौन से प्रयास किए गए हैं सरकार के द्वारा वो देख लेते हैं। पहला है काले धन पर श्वेत पत्र। यह मई 2012 में सरकार ने जारी किया था, जिसमें विभिन्न उपाय सुझाए गए थे। इसमें वित्तीय अपराध के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए त्वरित अदालतें, अपराधियों के लिए प्रतिरोधक दंड, लेन देन के लिए बैंकिंग चैनल का संवर्धन आदि शामिल थे। काले धन के प्रभाव को रोकने के लिए स्वर्ण और अन्य आभूषणों के लेन देन का पता लगाने के लिए रिपोर्टिंग और निगरानी प्रणाली तथा रियल एस्टेट के सौदों की सामान्य रिपोर्टिंग प्रणाली में सुधार का भी प्रस्ताव किया गया। काले धन के विरुद्ध कार्य कर रही विभिन्न एजेंसीज के प्रयासों को एकीकृत करने की बात कही गई। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के उपयोग को प्रोत्साहित करने की बात कही गई। लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं को जल्द से जल्द गठित करने की बात कही गई। फिर भ्रष्टाचार, कर वंचना, आतंकवादियों के वित्त पोषण, मनी लॉन्ड्रिंग, बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी और अवैध लॉटरी के गंभीर मामलों से निपटने के लिए संयुक्त टास्क फोर्स बनाने की सिफारिश भी की गई। संयुक्त टास्क फोर्स में कानून के उल्लंघन से सीधे और मुख्य तौर पर जुड़ी एजेंसीज के नेतृत्व में सभी संबद्ध एजेंसियां शामिल हो सकती हैं। अब सरकार का अगला प्रयास है बेनामी लेन देन निषेध संशोधन विधेयक 2016। इसमें 1988 के अधिनियम को संशोधित किया गया था। इसमें दंड के प्रावधान को बढ़ाया गया। इसमें रियल एस्टेट में काले धन को प्रयोग करना या फिर जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त में कठोर सजा का प्रावधान था। और ऐसी संपत्ति को बेनामी संपत्ति माना जाएगा जो संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के नाम हो या हस्तांतरित की गई हो, लेकिन उसका प्रावधान या भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति ने किया है। ये संपत्ति बेनामी मानी जाएगी। इन सब के अपराधी घोषित होने पर 1 साल से 7 साल तक की कठोर कारावास की सजा मिलेगी और आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा जो उस संपत्ति के बाजार मूल्य के 25% तक हो सकता है। अब ऐसे किसी लेन देन के बारे में गलत जानकारी देने वाले को कम से कम 6 महीने और अधिकतम 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है और बाजार मूल्य के हिसाब से 10% राशि का जुर्माना लगाया जा सकता है। नए कानून के अनुसार कानूनी कार्यवाही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्वानुमति के पहले नहीं शुरू की जाएगी। इस कानून में एक प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने का प्रावधान है जो इस कानून के तहत जब्त की जाने वाली संपत्ति का प्रबंधन करेगा। इसी से संबंधित बेनामी लेन देन मुखबिर पुरस्कार योजना 2018 में लॉन्च की गई थी। मतलब बेनामी संपत्ति के बारे में सूचना देने वाले को 1 करोड़ तक का पुरस्कार मिल सकता है। इस पुरस्कार के लिए विदेशी भी पात्र होंगे। इसके अलावा कर चोरी को कम करने के लिए आयकर मुखबिर पुरस्कार योजना 2018 लॉन्च की गई। फिर सरकार के द्वारा 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया गया। 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए क्योंकि बड़े मात्रा में काले धन को बड़े नोटों में ही संग्रहित करके रखा जाता था। इस कदम से देश के मौद्रिक आधार का 86% एक झटके में नष्ट हो गया। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उपयोग होने वाले धन का एक बड़ा हिस्सा निश्चित ही मौद्रिक प्रणाली से बाहर हो गया है। चलिए अब आगे जानते हैं कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग की चुनौती से निपटने के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण एजेंसीज काम कर रही हैं। पहली एजेंसी है सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो। ये 1985 में स्थापित एक मंच के रूप में काम करती है। यह आर्थिक अपराधों के क्षेत्र में सभी संबंधित एजेंसीज के बीच प्रभावी परस्पर क्रिया और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक आसूचना के लिए अधिदेशित नोडल एजेंसी है। मतलब विभिन्न एजेंसीज यहाँ अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकती हैं और राजस्व विभाग के भीतर विभिन्न एजेंसीज और आसूचना ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या रॉ, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या CBI आदि विभिन्न प्रवर्तन एजेंसीज के बीच ये विभिन्न इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करने का एक मंच है। इसकी मुख्यतः 3 विंग्स हैं। पहला है प्रशासन और समन्वय विंग। यह वित्त मंत्री के अध्यक्षता में आर्थिक आसूचना परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। देश भर में 21 क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषदों के कार्य संचालन की निगरानी भी करता है। दूसरा विंग है आर्थिक आसूचना विंग, जिसमें आर्थिक अपराधों जैसे गैरकानूनी धंधा, तस्करी, विदेशी मुद्रा का उल्लंघन, जाली मुद्रा की आपूर्ति, हवाला लेन देन, स्टॉक बाजार में वित्तीय जालसाजी, कर अपवंचना आदि से संबंधित सूचना और आसूचना के केंद्र स्तर पर आदान प्रदान का समन्वय करता है। तीसरा है कोफे पोसा विंग।
यह विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम से संबंधित कार्य देखता है। तस्करी और विदेशी मुद्रा के धंधेबाजों को कोफेपोसा अधिनियम 1994 के तहत 1 वर्ष की अवधि के लिए नजरबंद रखा जाता है ताकि वे भविष्य में इस प्रकार की गतिविधि ना कर सके। अब नजरबंदी कैसे होती है? तो DRI प्रवर्तन निदेशालय सीमा शुल्क केंद्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सदस्य सीमा शुल्क के अधीन जांच समिति नजरबंदी पर विचार करती है और सिफारिशें करती है। नजरबंदी आदेश संयुक्त सचिव द्वारा जारी किया जाता है, जिसे उच्च न्यायालय के 3 जजों के एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखा जाता है। फिर माननीय वित्त मंत्री द्वारा इसकी पुष्टि होती है और नजरबंदी आदेश राज्य सरकारों द्वारा भी जारी किए जाते हैं और नजरबंद व्यक्ति अपनी नजरबंदी के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकता है। ऐसे अभ्यावेदनों पर नजरबंद करने वाला प्राधिकारी और सरकार द्वारा अतिशीघ्र ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है। केंद्र सरकार की ओर से अभ्यावेदन पर विचार करने की शक्तियां SS और DG केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो को प्रत्यायोजित की गई है। अब अगला है भारतीय वित्तीय आसूचना इकाई का प्रोजेक्ट फिननेट। प्रोजेक्ट फिननेट का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और संबंधित अपराधों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सूचनाओं के संग्रहण, विश्लेषण और प्रसार के लिए श्रेष्ठ औद्योगिक उपायों और समुचित टेक्नोलॉजी को अपनाना है। इसके लिए वित्तीय आसूचना इकाई के द्वारा ऐसे सलाहकारों को कार्य में लगाया जाता है जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या जोखिम आकलन प्रणालियों के डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन, इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्लानिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में दक्ष होते हैं। अब यह ध्यान देने वाली बात है कि भारत सरकार ने 18 नवंबर 2004 को वित्तीय आसूचना इकाई का गठन किया था ताकि प्रभावी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और ग्लोबल नेटवर्कों के जरिए वित्तीय आसूचनाओं के परस्पर विनिमय में कोई बाधा न आए और मनी लॉन्ड्रिंग तथा उससे जुड़े अपराधों का सामना किया जा सके। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाली वित्तीय खुफिया इकाई आंकड़ों के आदान प्रदान के लिए पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम करती है। अगली एजेंसी है प्रवर्तन निदेशालय या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और शाखाएं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, चंडीगढ़ में हैं। इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं: विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की जांच करना, मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच करना, फेमा के उल्लंघन से संबंधित विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1974 कोफेपोसा के तहत निवारक नजरबंदी से संबंधित मामले देखना, काले धन को वैध करने अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों में विदेशी देशों के साथ सहयोग करना। चलिए आगे जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और संगठन कौन कौन से हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 1988 में नशीले पदार्थों और मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक बुलाई थी। इसमें इस व्यापार के जरिए काले धन को वैध बनाने के खिलाफ कानून बनाने और इसे अपराध घोषित करने की रणनीति पर विचार किया गया था। अमेरिका ने 11 सितंबर को हुए आतंकवादी हमले के बाद सभी देशों को इन प्रस्तावों और संधियों को अपनाने के लिए कहा गया, जिसमें आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले संगठित अपराध, मादक पदार्थों का व्यापार और काले धन को वैध बनाने जैसे मामले सम्मिलित थे। फिर सितंबर 2001 में संयुक्त राष्ट्र परिषद ने प्रस्ताव 1373 अंगीकृत किया, जिसके जरिए सदस्य देशों को कुछ बाध्यताओं को पालन करने या लागू करने को कहा गया, जैसे आतंकवादी गतिविधियों को धन मुहैया कराने से रोकना और अंकुश लगाना, आतंकवादियों को धन और सुरक्षित पनाह नहीं देना, आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों के लिए जानकारी का आदान प्रदान करने पर जोर देना। और इसी प्रस्ताव में आतंकवाद निरोधी समिति या काउंटर टेररिज्म कमेटी का भी गठन किया गया था, जिसका कार्य प्रस्ताव के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना था। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए प्रस्ताव अप्रैल 2002 में अस्तित्व में आया। फिर आगे सितंबर 2008 और दिसंबर 2005 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले संगठित अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को कार्य रूप दिया गया। इनके जरिए सभी देशों में बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए व्यापक घरेलू निगरानी और नियामक प्राधिकरण बनाने का आग्रह किया गया। इसी प्रस्ताव में वित्तीय खुफिया इकाइयों की स्थापना की भी बात की गई। अब आगे बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एंड एगमॉन्ट एंड एशिया पैसिफिक ग्रुप के बारे में। अब इसमें जो एगमॉन्ट है ना, यह वित्तीय खुफिया इकाइयों के बीच संचार और संवाद की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की तरह काम करता है, जिसे 1995 में गठित किया गया था। मतलब एक मंच है जिसमें विभिन्न सदस्य देश वित्तीय खुफिया सूचना के आपसी आदान प्रदान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाते हैं। वित्तीय खुफिया इकाइयों को प्रभावी और कारगर बनाने के लिए उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और कर्मचारियों का आदान प्रदान करते हैं और बेहतर सुरक्षित संचार को प्रोत्साहित भी करते हैं, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के संबंध में उसके दुरुपयोग को रोका जा सके। फिर आगे 1997 में बैंकॉक में काले धन को वैध बनाने या मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपाय पर एशिया पैसिफिक देशों की चौथी कार्यशाला आयोजित की गई।
जिसमें एशिया पैसिफिक ग्रुप की स्थापना एक स्वायत्त क्षेत्रीय मनी लॉन्ड्रिंग निरोध निकाय के रूप में हुई। का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को वित्त पोषित करने संबंधी गतिविधियों के खिलाफ FATF की सिफारिशों और मानकों के क्रियान्वयन, प्रवर्तन और उनके अंगीकरण करने में एक तरह से मध्यस्थ की भूमिका निभाना है। ये एशिया पैसिफिक ग्रुप कानूनों के क्रियान्वयन के क्षेत्रीय मुद्दों को अहमियत देता है, इनकी आपसी जांच प्रक्रिया की समीक्षा भी करता है। एशिया पैसिफिक ग्रुप में शामिल देशों के बीच समझौते द्वारा इसे स्वैच्छिक, सहकारी और स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। ये संगठन जो भी कार्य करता है उसकी विधि सदस्य देश आपसी सहमति से तय करते हैं। भारत एशिया पैसिफिक ग्रुप का सदस्य मार्च 1998 में बना था। अगला आता है मादक पदार्थ और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की स्थापना, UNODC। 1988 में संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप मादक पदार्थ और अपराध संबंधी गतिविधियों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र से संबंधित कार्यालय UNODC की स्थापना की गई। ये भी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करता है। साथ ही मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों के अलावा इसमें अन्य गंभीर अपराध भी शामिल किए गए हैं। आगे बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। ये G8 देशों द्वारा 1989 में गठित मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक अंतर सरकारी निकाय है। उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया विकसित करना और इसे बढ़ावा देना है। अक्टूबर 2001 में FATF ने अपने मिशन का विस्तार कर इसमें आतंकवाद को वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई को भी शामिल किया। अभी इसके वर्तमान में 34 देश सदस्य हैं और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल भी हैं। भारत को नवंबर 2006 में इसमें पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा मिला। जून 2011 में एम्स्टर्डम में हुए FATF के अधिवेशन में भारत को पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया। FATF ने पाकिस्तान और टर्की जैसे देशों को इसकी ग्रे लिस्ट में डाला है, क्योंकि पाकिस्तान पर इस्लामिक आतंकवादी समूहों, तालिबानी आतंकवादी समूहों, विशेषकर हक्कानी नेटवर्क और उसके वित्त पोषण के खिलाफ कार्यवाही न करने का आरोप लगाया गया था। अमेरिका द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया और इसका समर्थन ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ने भी किया था। अब देखिए, ग्रे लिस्ट में डालने के बाद देशों पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक तो देशों की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचता है। आतंकवाद के वित्त पोषण को न रोक पाने के कारण इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप की गहन निगरानी और जांच में आ जाता है वह देश। फिर विभिन्न वैश्विक सहायताएं जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संस्थाओं आदि से ऋण मिलना भी मुश्किल होता है। अब जैसे पाकिस्तान के साथ भी हुआ। फिर जैसे इन्हें ऋण नहीं मिला तो ये चीन और अन्य देशों के डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं और नव उपनिवेशवाद का शिकार होते हैं। चलिए अब मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित विभिन्न कॉन्फ्रेंसेस की बात कर लेते हैं। पहला है वियना कॉन्फ्रेंस 1988। यह ऐसा पहला संगठित प्रयास था जिसमें ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या उठाई गई थी, मतलब मादक पदार्थों में मनी लॉन्ड्रिंग का प्रयोग। फिर स्ट्रासबर्ग अभी समय 1990 में आया, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित था। काउंसिल ऑफ यूरोप, जो कि एक क्षेत्रीय संगठन है, का गठन लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून के शासन को मजबूती देने के लिए हुआ था। इस काउंसिल ऑफ यूरोप ने इस अभिसमय को अंगीकृत किया था 1990 में। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क के बारे में। ये मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक प्रमुख अनुसंधान संसाधन व्यवस्था है। इसका गठन 1998 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहभागिता से किया गया। तो ये सारी बातें थी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। फिर आगे विभिन्न रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जाती है। आज का लेक्चर बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी कर लो, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।